नमस्कार साथियों। आज हम प्रेमचंद जी की कुछ कम चर्चित कहानी शांति पढ़ने वाले हैं। शांति कहानी की इतनी चर्चा नहीं हुई है, ये उनकी इतनी प्रसिद्ध कहानी नहीं है, लेकिन MHD 9 के पाठ्यक्रम में इसे शामिल किया गया है। वैसे तो MHD 9 का जो पाठ्यक्रम है कहानी स्वरूप और विकास से संबंधित है। इसमें प्रेमचंद जी की कहानियाँ हम नहीं पढ़ते हैं, बल्कि कहानी के क्या सिद्धांत है, उसका क्या स्वरूप है, कहानी के सिद्धांत और स्वरूप के बारे में पूरा इसमें दिया गया है। साथ में विदेशों में कहानी की शुरुआत कैसे हुई, कथा और लघु कथा क्या है, तो इससे संबंधित ये पूरा आपका पेपर होता है। लेकिन इसमें 3 कहानियाँ आपको पढ़नी है। एक कहानी आपको इकाई 5 के अंतर्गत पढ़नी है। यशपाल की कहानी है पराया सुख। इससे संबंधित बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। कभी कभी इस तरह का प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि कहानी में वस्तु और शिल्प का वर्णन करते हुए उदाहरण दीजिए। तो उदाहरण के तौर पर हम पराया सुख कहानी के बारे में लिखते हैं। और अभी जो जून में 2023 में पेपर हुआ है, उसमें भी एक सवाल पूछा गया था। पराया सुख का उदाहरण देना था और कहानी की वस्तु और शिल्प के बारे में चर्चा करनी थी। इसी प्रकार से आगे जब आप बढ़ते हैं, भारतीय साहित्य में हिंदी कहानियों का जो स्वरूप हम देखते हैं, उसमें स्वतंत्रता संग्राम में कहानियों का क्या महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उसमें 2 महत्वपूर्ण कहानियाँ आपको पढ़नी है MHD 9 के अंतर्गत। ये कहानियाँ हैं प्रेमचंद की शांति और साथ में रविंद्रनाथ टैगोर की पत्नी का पत्र। ये 3 कुल कहानियाँ हैं जो MHD 9 के पाठ्यक्रम में अगर आप पढ़ लेते हैं तो इनसे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। बाकी इस पूरे के पूरे पेपर में किसी प्रकार की कोई कहानी आपको नहीं पढ़नी है, बल्कि कहानी की विकास यात्रा भारत में कैसे रही है, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई है, विदेशों में कैसे रही है, यही आप सारा पाठ्यक्रम इस पेपर के लिए तैयार करते हैं। तो आज हम शांति कहानी की चर्चा करने वाले हैं। अगर पेपर में इससे संबंधित सवाल पूछा जाता है तो जब तक हमें कहानी की विषय वस्तु नहीं पता होती है तो हम उसके बारे में ज़्यादा नहीं लिख पाते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन के दौर में भारतीय कहानियों का स्वरूप कैसा रहा है, इसके अंतर्गत इस कहानी को आप पढ़ेंगे और इसी से संबंधित आपसे सवाल पूछा जाएगा। इस कहानी के मुख्य केंद्र में 2 स्त्रियां हैं, एक माँ है, एक बेटी है। माँ का नाम गोपा है और साथ में उनकी पुत्री का नाम सुनीता है। सुनीता के पिता की मृत्यु हो जाती है, जो कि एक बहुत ही सज्जन पुरुष थे और किसी की भी बातों में आ जाते थे, हमेशा अच्छा काम करते थे, जो हम कहानी पढ़ते समय विस्तार से जानेंगे। गोपा उनकी मृत्यु के बाद अपने ही तरीके से अपना जीवन जीती है, अपनी ही शर्तों पर अपना पूरा जीवन जीती है। पारिवारिक परिस्थितियाँ, सामाजिक स्थितियाँ उसकी इच्छाओं और आकांक्षाओं के बिल्कुल विपरीत है, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं अपने तर्कों के माध्यम से, अपने व्यवहार के माध्यम से अपनी सोच को अपने जीवन पर आरोपित करती है और किस तरह से एक लीक से हटके जीवन व्यतीत करती है। अंत में उसकी पुत्री की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु होने पर भी उसके विचार किस तरीके से आते हैं, किस तरह से वो सोचती है, वो हमें हैरान कर देती है। तो पूरी कहानी की विषय वस्तु जानने के लिए कहानी को हमें पढ़ना होगा। तो सबसे पहले हम कहानी का वाचन करेंगे। वाचन करने के पश्चात देखेंगे कि कहानी के संदर्भ में किस तरह से हम इसकी विवेचना कर सकते हैं। हम सभी जानते हैं, राष्ट्रीय आंदोलन की प्रमुख वाहक अगर पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का विघटन होने के बाद कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं कि प्रेमचंद जैसे यथार्थवादी लेखक को भी चिंता और निराशा होने लगती है, क्योंकि 20 के दशक में सकारात्मक विचार और मानवीय मूल्य 30 के दशक में कमजोर पड़ते हुए दिखाई देते हैं। इसी के प्रभाव के रूप में प्रेमचंद की कहानी शांति समाज में अंतर्निहित उसकी पीड़ा को सशक्त रूप से बयान करती है। जिस सामाजिक परिवेश में, जिस समय में इस कहानी को लिखा गया है, उसके हिसाब से शांति कहानी बिल्कुल अलग तरीके की कहानी है। आइए सबसे पहले इस कहानी का वाचन करते हैं और देखते हैं इसकी विषय वस्तु क्या है। कहानी की शुरुआत इन पंक्तियों के साथ होती है। कथावाचक हमें जानकारी दे रहा है किस तरह से हम कहानी में प्रवेश करते हैं। स्वर्गीय देवनाथ मेरे अभिन्न मित्रों में थे। तो यहाँ पर देवनाथ गोपा के पति हैं और जो कथावाचक है वो उनके बहुत अच्छे मित्र हैं। उनका नाम है देवनाथ। आज भी जब उनकी याद आती है तो वे रंगरेलियां आंखों में फिर जाती हैं और कहीं एकांत में जाकर जरा देर रो लेता हूँ। तो यहाँ पर कथावाचक देवनाथ के अभिन्न मित्र थे और इसी कारण से वो उनको जब याद करते हैं, क्योंकि वो इतने सज्जन पुरुष थे कि जब उनकी याद आती है तो उनको रोना आ जाता है। हमारे और उनके बीच में 200-250 मील का अंतर था।
मैं लखनऊ में था और वह दिल्ली में, लेकिन ऐसा शायद ही कोई महीना जाता हो कि हम आपस में न मिल पाते हो। वे स्वच्छंद प्रकृति के विनोद प्रिय, सहृदय, उदार और मित्रों पर प्राण देने वाले आदमी थे। तो उनके गुणों के बारे में आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसीलिए देवनाथ की मृत्यु के बाद भी कथावाचक उनको याद करते हैं और रो लेते हैं। जिन्होंने अपने और पराये में कभी भेद नहीं किया। संसार क्या है और यहाँ लौकिक व्यवहार का कैसा निर्वाह होता है, ये उस व्यक्ति ने कभी न जानने की चेष्टा की। उनके जीवन में ऐसे कई अवसर आए जब उन्हें आगे के लिए होशियार हो जाना चाहिए था। मित्रों ने उनकी निष्कपटता से अनुचित लाभ उठाया और कई बार उन्हें लज्जित भी होना पड़ा, लेकिन उस भले आदमी ने जीवन से कोई सबक न लेने की कसम खा ली थी। उनके व्यवहार ज्यों के त्यों रहे। जैसे भोलानाथ जिए वैसे ही भोलानाथ मरे। जिस दुनिया में वे रहते थे वह निराली दुनिया थी, जिसमें संदेह, चालाकी और कपट के लिए स्थान न था। सब अपने थे, कोई गैर न था। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कथावाचक देवनाथ जी के बारे में बता रहे हैं कि वो कितने अच्छे इंसान थे। वो दुनियादारी नहीं जानते थे, छल कपट नहीं जानते थे। काफ़ी बार ऐसा भी किया गया कि उनके साथ गलत हुआ, लेकिन फिर भी वो अपने जीवन के लिए, आगे के लिए होशियार नहीं हुए। वैसे ही सीधे साधे और निष्कपट व्यवहार करने वाले रहे। जैसे वो जीवित थे और वैसे ही दुनिया से चले जाते हैं। किसी प्रकार की चालबाजी उनके व्यवहार में देखने को नहीं मिलती है। मैंने बार बार उन्हें सचेत करना चाहा, पर इसका परिणाम आशा के विरुद्ध हुआ। मुझे कभी कभी चिंता होती थी कि उन्होंने इसे बंद न किया तो नतीजा क्या होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो कथावाचक है, जो उनके मित्र हैं, वो भी बार बार उनको सचेत करते थे कि तुम्हें दुनियादारी के हिसाब से चलना चाहिए, लेकिन उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन विडंबना यह थी कि उनकी स्त्री गोपा भी कुछ उसी सांचे में ढली हुई थी। हमारी देवियों में से एक चातुरी होती है जो सदैव ऐसे उड़ाऊ पुरुषों की असावधानियों पर ब्रेक का काम करती है। उससे वह वंचित थी। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो उनकी पत्नी थी गोपा, वो भी उसी प्रकार के व्यवहार की थी। उसका स्वभाव भी सीधा साधा था। ऐसा माना जाता है कि जब पति बहुत सीधा साधा होता है तो उसके व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए, उस पर ब्रेक लगाने के लिए उसकी पत्नी होती है। लेकिन यहाँ पर दोनों ही एक जैसे व्यवहार के थे, दोनों ही दुनियादारी से बेखबर थे। यहाँ तक कि वस्त्र आभूषण में भी उसे विशेष रुचि न थी, जो कि महिलाओं का एक स्वभाव होता है। वस्त्र और आभूषण उनको प्रिय होते हैं, लेकिन वो उनमें भी रुचि नहीं लेती थी। अतएव जब मुझे देवनाथ के स्वर्गारोहण का समाचार मिला और मैं भागा हुआ दिल्ली गया, तो घर में बर्तन भांडे और मकान के सिवा और कोई संपत्ति न थी, क्योंकि उनको दुनियादारी नहीं आती थी और किसी प्रकार का धन उन्होंने संचय नहीं किया था। और अचानक से उनके मित्र देवनाथ की मृत्यु हो जाती है और जो कथावाचक हैं वो जल्दी से दौड़कर दिल्ली जाते हैं तो देखते हैं घर की हालत बहुत बुरी है। और अभी उनकी उम्र ही क्या थी जो संचय की चिंता करते। 40 भी तो पूरे न हुए थे। यूँ तो लड़कपन उनके स्वभाव में ही था, लेकिन इस उम्र में प्राय सभी लोग कुछ बेफिक्र रहते हैं। पहले एक लड़की हुई थी, उसके बाद 2 लड़के हुए। दोनों लड़के तो बचपन में ही दगा दे गए थे, यानी उनकी मृत्यु हो गई थी। लड़की बच रही थी और यही इस नाटक का सबसे करुण दृश्य था। जिस तरह का इनका जीवन था, उसको देखते इस छोटे से परिवार के लिए 200 रुपये महीने की ज़रूरत थी। 2-3 साल में लड़की का विवाह भी करना होगा। कैसे क्या होगा, मेरी बुद्धि कुछ काम न करती थी। देवनाथ की मृत्यु के बाद कथावाचक जब उनके घर जाते हैं तो देखते हैं घर में कुछ भी नहीं है, और जो उनकी बेटी है जिसका नाम सुनीता है, आगे जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, उसका विवाह भी करना है। तो ये सारा कैसे होगा, उसकी चिंता कथावाचक को होने लगती है। इस अवसर पर मुझे ये बहुमूल्य अनुभव हुआ कि जो लोग सेवा भाव रखते हैं और जो स्वार्थ सिद्धि को जीवन का लक्ष्य नहीं बनाते हैं, उनके परिवार को आड़ देने वालों की कमी नहीं रहती। ये कोई नियम नहीं है, क्योंकि मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जिन्होंने जीवन में बहुतों के साथ अच्छे सलूक किए, पर उनके पीछे उनके बाल बच्चों की किसी ने बात तक न पूछी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं देवनाथ हमेशा बहुत ही सज्जन पुरुष रहे, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद उनके परिवार का साथ देने के लिए कोई भी नहीं है। क्योंकि हमें अपने परिवार के लिए कुछ ना कुछ जोड़ना पड़ता है, संपत्ति जुटानी पड़ती है, ताकि विपरीत परिस्थितियों में उससे हम गुजारा कर सकें। लेकिन चाहे कुछ हो, देवनाथ के मित्रों ने प्रशंसनीय औदार्य से काम लिया और गोपा के निर्वाह के लिए स्थायी धन जमा करने का प्रस्ताव किया। 2-1 सज्जन जो रंडवे थे उससे विवाह करने को तैयार थे, किंतु गोपा ने भी उसी स्वाभिमान का परिचय दिया जो हमारी देवियों का जौहर है, और इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। मकान बहुत बड़ा था, उसका एक भाग किराए पर उठा दिया। इस तरह उसको 50 रुपये महीने के हिसाब से मिलने लगे। वह इतने में ही अपना निर्वाह कर लेती। जो कुछ खर्च था वह सुन्नी की जात से था।
गोपा के लिए तो जीवन में अब कोई अनुराग ही न था। गोपा के पति की मृत्यु के बाद कुछ ऐसे भी लोग थे जो उसका फ़ायदा उठाना चाहते थे, लेकिन गोपा स्वाभिमानी महिला थी और उसने किसी का इस तरह का फ़ायदा उठाने का उन्होंने मौका नहीं दिया। इसके 1 महीने बाद मुझे कारोबार के सिलसिले में विदेश जाना पड़ा और वहाँ मेरे अनुमान से कहीं अधिक 2 साल लग गए। गोपा के पत्र बराबर जाते रहते थे, जिससे मालूम होता था वे आराम से हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। मुझे पीछे ज्ञात हुआ कि गोपा ने मुझे भी गैर समझा और वास्तविक स्थिति छिपाती रही। तो देवनाथ के बहुत अच्छे मित्र हैं कथावाचक, और वो किसी काम के सिलसिले में विदेश चले जाते हैं, लेकिन गोपा उनसे अपनी परेशानी साझा नहीं करती है, हमेशा पत्र में लिखती है कि वो सब अच्छे हैं। विदेश से लौटकर मैं सीधा दिल्ली पहुंचा। द्वार पर पहुंचते ही मुझे भी रोना आ गया। मृत्यु की प्रतिध्वनि सी छाया हुई थी। जिस कमरे में मित्रों के जमघट रहते थे उनके द्वार बंद थे। मकड़ियों ने चारों ओर जाले तान रखे थे। देवनाथ के साथ वह श्री लुप्त हो गई थी। पहली नज़र में मुझे तो ऐसा भ्रम हुआ कि देवनाथ द्वार पर खड़े मेरी ओर देखकर मुस्कुरा रहे हैं। मैं मिथ्यावादी नहीं हूँ और आत्मा की दैहिकता में मुझे संदेह है, लेकिन उस वक्त एक बार मैं चौंक जरूर पड़ा। हृदय में एक कंपन सा उठा, लेकिन दूसरी नज़र में प्रतिमा मिट चुकी थी। द्वार खुला। गोपा के सिवा खोलने वाला ही कौन था? मैंने उसे देखकर दिल थाम लिया। उसे मेरे आने की सूचना थी और मेरे स्वागत की प्रतीक्षा में उसने नई साड़ी पहन ली थी और शायद बाल भी गुथा लिए थे। पर इन 2 वर्षों के समय ने उस पर जो आघात किए थे उन्हें क्या करती। नारियों के जीवन में ये वह अवस्था है जब रूप लावण्य अपने पूरे विकास पर होता है, जब उसमें अल्लड़पन, चंचलता और अभिमान की जगह आकर्षण, माधुर्य और रसिकता आ जाती है। लेकिन गोपा का यौवन बीत चुका था। उसके मुख पर झुर्रियाँ और विषाद की रेखाएं अंकित थी, जिन्हें उसकी प्रयत्नशील प्रसन्नता भी न मिटा सकती थी। केशों पर सफ़ेदी दौड़ चली थी और एक एक अंग बूढ़ा हो रहा था। तो गोपा कुछ तो परिस्थितियों की मार से और कुछ उम्र के साथ साथ अब उसका जो शरीर है वो बूढ़ा हो रहा था। झुर्रियाँ पड़ गई थी, वो चमक बाकी नहीं थी। मैंने करुण स्वर में पूछा, क्या तुम बीमार थी गोपा? गोपा ने आंसू पीकर कहा, नहीं तो मुझे कभी सिर दर्द भी नहीं हुआ। तो तुम्हारी ये दशा, बिल्कुल बूढ़ी हो गई हो, तो जवानी लेकर करना ही क्या है? मेरी उम्र भी तो 35 के ऊपर हो गई। 35 की उम्र तो बहुत नहीं होती। हाँ, उनके लिए जो बहुत दिन जीना चाहते हैं। मैं तो चाहती हूँ जितनी जल्द हो सके जीवन का अंत हो जाए। बस सुन्नी के ब्याह की चिंता है। तो सुनीता को यहाँ पर सुन्नी कहा गया है प्यार से। इससे छुट्टी पा जाऊँ, मुझे ज़िंदगी की परवाह न रहेगी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं गोपा के जीवन में कोई इच्छा बाकी नहीं है। वो अपनी बेटी का विवाह करना चाहती है और एक साधारण तरीके से अपना जीवन बिता रही है और ज़्यादा जीवन जीने की इच्छा भी उसके मन में नहीं है। अब मालूम हुआ कि जो सज्जन इस मकान में किराएदार हुए थे वे थोड़े दिनों के बाद तब्दील होकर चले गए और तब से कोई दूसरा किराएदार न आया। मेरे हृदय में बर्छी सी चुभ गई। इतने दिन इन बेचारों का निर्वाह कैसे हुआ, ये कल्पना ही दुखद थी। तो पहले उन्होंने एक कमरा किराए पर दिया था, लेकिन बहुत दिनों के बाद किराएदार भी नहीं मिले और इस कारण से उनको घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया। मैंने विरक्त मन से कहा, लेकिन तुमने मुझे सूचना क्यों न दी? क्या मैं बिल्कुल गैर हूँ? गोपा ने लज्जित होकर कहा, नहीं नहीं, ये बात नहीं है। तुम्हें गैर समझूंगी तो अपना किसे समझूंगी? मैंने समझा, प्रदेश में तुम खुद अपने झमेले में पड़े होंगे, तुम्हें क्यों सताऊं? किसी न किसी तरह दिन कट ही गए। घर में और कुछ न था तो थोड़े से गहने तो थे ही। अब सुनीता के विवाह की चिंता है। मैंने पहले सोचा था इस मकान को निकाल दूंगी, 20-22 हज़ार मिल जाएंगे, विवाह भी हो जाएगा और कुछ मेरे लिए बचा भी रहेगा। लेकिन बाद को मालूम हुआ कि मकान पहले ही रहन हो चुका है और सूद मिलाकर उस पर 20 हज़ार हो गए हैं। महाजन ने इतनी ही दया क्या कम की कि मुझे घर से निकालने दिया। तो जो मकान है सुनीता का वो भी उसका अपना नहीं है, वो भी गिरवी रखा हुआ है और उसके पति ने रखा होगा। तो बाद में गोपा को पता चलता है, तो यानी कि उसके पास अपना खुद का मकान भी नहीं है। इधर से तो अब कोई आशा नहीं है। बहुत हाथ पांव जोड़ने पर संभव है महाजन से 2-2.5 हज़ार मिल जाए। इतने में क्या होगा, इसी फिक्र में घुली जा रही हूँ। लेकिन मैं भी इतनी मतलबी हूँ, न तुम्हें हाथ मुँह धोने को पानी दिया और न कुछ जलपान लाई और अपना दुखड़ा ले बैठी। अब आप कपड़े उतारिए और आराम से बैठिए। कुछ खाने को लाऊं, खा लीजिए, तब बातें हों। घर पर तो सब कुशल है। मैंने कहा, मैं तो सीधे बम्बई से यहाँ आ रहा हूँ, घर कहाँ गया? गोपा ने मुझे तिरस्कार भरी आंखों से देखा, पर उस तिरस्कार की आड़ में घनिष्ठ आत्मीयता बैठी झांक रही थी। मुझे ऐसा जान पड़ा उसके मुख की झुर्रियाँ मिट गई हैं।
पीछे मुख पर हल्की सी लाली दौड़ गई। उसने कहा, इसका फल ये होगा कि तुम्हारी देवी जी तुम्हें कभी यहाँ न आने देगी। मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ। किसी को अपना गुलाम बनाने के लिए पहले खुद भी उसका गुलाम बनना पड़ता है। शीतकाल की संध्या देखते ही देखते दीपक जलाने लगी। सुन्नी लालटेन लेकर कमरे में आई। 2 साल पहले की अबोध और कृष्णतनु बालिका, कृष्णतनु यानी कि बहुत ही दुबली पतली बालिका, रूपवती युवती हो गई थी। यानी कि 2 साल में ही बच्ची जवान हो गई है। पहले जब उसको देखा था तो इस तरह से उसका शरीर विकसित नहीं हुआ था, जिसकी हर एक चितवन, हर एक बात उसकी गौरवशील प्रकृति का पता दे रही थी। जिसे मैं गोद में उठाकर प्यार करता था, उसकी तरफ आज आंखें न उठा सका, और वह जो मेरे गले से लिपटकर प्रसन्न होती थी, आज मेरे सामने खड़ी भी नहीं रह सकी। जैसे मुझसे कोई वस्तु छिपाना चाहती हो, और जैसे मैं उस वस्तु को छिपाने का अवसर दे रहा हूँ। मैंने पूछा, अब तुम किस दर्जे में पहुँची हो सुन्नी? उसने सिर झुकाए हुए जवाब दिया, 10वें में हूँ। यानी कि 10वीं कक्षा में सुन्नी पढ़ रही है, सुनीता पढ़ रही है। घर का भी कुछ काम काज करती हो? अम्मा जब करने भी दे। गोपा बोली, मैं नहीं करने देती या खुद किसी काम के नगीच नहीं जाती। तो यहाँ पर छोटी मोटी बातचीत हो रही है जैसी आम घरों में होती है। सुन्नी मुंह फेर कर हंसती हुई चली गई। माँ की दुलारी लड़की थी। जिस दिन वह गृहस्थी का काम करती, उस दिन शायद गोपा रो रो कर आंखें फोड़ लेती। वह खुद लड़की को कोई काम न करने देती थी, मगर सबसे शिकायत करती थी कि वह कोई काम नहीं करती। ये शिकायत भी उसके प्यार का ही एक करिश्मा था। हमारी मर्यादा हमारे बाद भी जीवित रहती है। सुनीता गोपा की इकलौती और लाडली बेटी है, इसलिए वो उससे कोई भी काम नहीं करवाती, लेकिन दूसरों के सामने ऐसा जताती है कि भाई जो सुनीता है वो खुद से ही काम नहीं करती। मैं भोजन करके लेटा तो गोपा ने फिर सुन्नी के विवाह की तैयारियों की चर्चा छेड़ दी। इसके सिवा उसके पास और बात ही क्या थी? लड़के तो बहुत मिलते हैं, लेकिन कुछ हैसियत भी तो हो। लड़की को ये सोचने का अवसर क्यों मिले कि दादा होते तो शायद मेरे लिए इससे अच्छा घर वर ढूंढते। फिर गोपा ने डरते डरते लाला मदारी लाल के लड़के का जिक्र किया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, गोपा कहती है कि मेरी बेटी को ये एहसास नहीं होना चाहिए कि उसके पिता जीवित होते तो उसके लिए अच्छा लड़का ढूंढते। तो वो पूरी कोशिश कर रही है और वैसा ही करने की कोशिश कर रही है जैसा कि उसके पति जीवित होते तो अपनी बेटी के लिए करते। मैंने चकित होकर उसकी तरफ देखा। मदारी लाल पहले इंजीनियर थे, अब पेंशन पाते थे, लाखों रुपया जमा कर लिए थे, पर अब तक उनके लोभ की भूख न बुझी थी। गोपा ने घर भी वह छाटा जहाँ उसकी रसोई कठिन थी। यहाँ पर गोपा मदारी लाल के बेटे से अपनी बेटी सुनीता के विवाह के बारे में बातचीत कर रही है, लेकिन कथावाचक जानते हैं कि मदारी लाल बहुत ही अमीर व्यक्ति हैं, इंजीनियर हैं और साथ में पेंशन भी पाते हैं, लेकिन वो बहुत ही लालची हैं। तो यहाँ पर कैसे सुनीता का गुजारा हो पाएगा? मैंने आपत्ति की, मदारी लाल तो बड़ा दुर्जन मनुष्य है। गोपा ने दांतों तले जीभ दबाकर कहा, अरे नहीं भैया, तुमने उन्हें पहचाना न होगा। मेरे ऊपर बड़े दयालु हैं, कभी कभी आकर कुशल समाचार पूछ जाते हैं। लड़का ऐसा होनहार है कि मैं तुमसे क्या कहूँ। फिर उनके यहाँ किसी बात की कमी भी नहीं है। ये ठीक है कि पहले वे खूब रिश्वत लेते थे, लेकिन यहाँ धर्मात्मा कौन है? कौन अवसर पाकर छोड़ देता है? मदारी लाल ने तो यहाँ तक कह दिया कि वे मुझसे दहेज नहीं चाहते, केवल कन्या चाहते हैं। सुन्नी उनके मन में बैठ गई है। मुझे गोपा की सरलता पर दया आई, लेकिन मैंने सोचा क्यों इसके मन में किसी के प्रति अविश्वास उत्पन्न करूं। संभव है मदारी लाल वह न रहे हों जैसा मैंने पहले उनके बारे में सोचा है। चित्त की भावनाएं बदलती भी रहती हैं और मदारी लाल भी बदल गए होंगे। मैंने अर्ध सहमत होकर कहा, मगर ये तो सोचो उनमें और तुम में कितना अंतर है। वो इतने अमीर हैं और तुम किस तरह से जीवन बिताती हो, तो क्या ये अंतर सही रहेगा शादी के लिए? शायद अपना सर्वस्व अर्पण करके भी उसका मुंह सीधा न कर सकूं। लेकिन गोपा के मन में बात जम गई थी। सुन्नी को वह ऐसे घर में चाहती थी जहां वह रानी बनकर रही। तो हर एक माता पिता चाहते हैं, यहाँ पर गोपा भी चाहती है कि उनकी बेटी को कोई भी दिक्कत ना हो, किसी प्रकार की परेशानी ना रहे। दूसरे दिन प्रातःकाल में मदारी लाल के पास गया और उनसे मेरी जो बातचीत हुई उसने मुझे मुग्ध कर दिया। किसी समय वे लोभी रहे होंगे, इस समय तो मैंने उन्हें बहुत ही सहृदय, उदार और विनयशील पाया। बोले, भाई साहब, मैं देवनाथ जी से परिचित हूँ। आदमियों में रतन थे, उनकी लड़की मेरे पास आए, ये मेरा सौभाग्य है। आप उनकी माँ से कह दें, मदारी लाल उनसे किसी चीज़ की इच्छा नहीं रखता। ईश्वर का दिया हुआ मेरे पास घर में सब कुछ है, मैं उन्हें जेर बार नहीं करना चाहता। तो यहाँ पर जब वो बातचीत करते हैं कथावाचक मदारी लाल से, तो बिल्कुल ही काया पलट दिखाई देती है और वो भी संतुष्ट हो जाते हैं कि मदारी लाल अब बदल गए हैं।
मेरे दिल का बोझ उतर गया। हम सुनी सुनाई बातों से दूसरों के संबंध में कैसे मिथ्या धारणा कर लिया करते हैं, इसका बड़ा शुभ अनुभव हुआ। मैंने आकर गोपा को बधाई दी। ये निश्चय हुआ कि गर्मियों में विवाह कर दिया जाए। ये 4 महीने गोपा ने विवाह की तैयारियों में काटे। मैं महीने में एक बार अवश्य उससे मिलने आता था, पर हर बार खिन्न होकर लौटता। गोपा ने अपनी कुल मर्यादा का न जाने कितना महान आदर्श अपने सामने रख लिया था। पगली इस भ्रम में पड़ी हुई थी कि उसका उत्साह नगर में अपनी यादगार छोड़ जाएगा। ये न जानती थी कि यहाँ ऐसे तमाशे रोज होते हैं और आए दिन भुला दिए जाते हैं। शायद वह संसार से ये श्रेय लेना चाहती थी कि इस गई बीती दशा में भी लुटा हुआ हाथी 9 लाख का है। पग पग पर उसे देवनाथ की याद आती। वह होते तो ये काम यूँ न होता, यूँ होता, और तब रोती। तो यहाँ पर किस तरह से गोपा तैयारी कर रही है, पूरी कोशिश कर रही है कि उसके पिता जीवित होते और किसी प्रकार की कमी अपनी बेटी के विवाह में नहीं छोड़ते, वह भी वैसा ही करने की कोशिश कर रही थी। मदारी लाल सज्जन है, ये सत्य है, लेकिन गोपा का अपनी कन्या के प्रति भी कुछ धर्म है। कौन उसके पास 10-5 लड़कियां और बैठी हुई हैं, वह तो दिल खोलकर अरमान निकालेगी। सुन्नी के लिए उसने जितने गहने और जोड़े बनवाए थे, उन्हें देखकर मुझे आश्चर्य होता था। जब देखो कुछ न कुछ सी रही है। कभी सुनारों की दुकान पर बैठी हुई है, कभी मेहमानों के आदर सत्कार का आयोजन कर रही है। मुल्ले में ऐसा कोई बिरला ही कोई संपन्न मनुष्य होगा जिससे उसने कुछ कर्ज न लिया हो। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं गोपा किसी भी हालत में अपनी बेटी के विवाह में कोई कमी नहीं रखना चाहती। वो कर्ज लेती है और वो सारे अरमान पूरे करना चाहती है जो एक माँ के मन में अपनी बेटी के लिए होते हैं। वह इसे कर्ज समझती थी, पर देने वाले दान समझकर देते थे। सारा मोहल्ला उसका सहायक था। सुन्नी अब मोहल्ले की लड़की थी। गोपा की इज्जत सबकी इज्जत है, और गोपा के लिए तो नींद और आराम हराम था। दर्द से सिर फटा जा रहा है। आधी रात हो गई, मगर वह बैठी बैठी कुछ न कुछ सी रही है, या इस कोठी का धान उस कोठी में पहुंचा रही है। कितनी वात्सल्य से भरी आकांक्षा थी, जो कि देखने वालों में श्रद्धा उत्पन्न कर देती थी। अकेली औरत, और वह भी आधी जान की, क्या क्या करे। जो काम दूसरों पर छोड़ देती है उसी में कुछ न कुछ कसर रह जाती है, पर उसकी हिम्मत है कि किसी तरह हार नहीं मानती। तो यहाँ पर गोपा शरीर से भी कमज़ोर है, साथ में आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है, लेकिन वो जी जान से जुटी हुई है और जहाँ से मदद मिल रही है वहाँ से मदद की जा रही है और लोग भी उसकी मदद कर रहे हैं। पिछली बार उसकी दशा देखकर मुझसे रहा न गया। बोला, गोपा देवी, अगर मरना ही चाहती हो तो विवाह हो जाने के बाद मरो। मुझे भय है कि तुम उसके पहले ही न चल दो। यानी कि वो अपना ध्यान नहीं रख रही है और पूरा दिन रात करके अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। गोपा का मुरझाया हुआ मुख प्रमुदित हो उठा। बोली, उसकी चिंता न करो भैया, विधवा की आयु बहुत लंबी होती है। तुमने सुना नहीं, रांड मरे ने खंडहर डहे। लेकिन मेरी कामना यही है कि सुन्नी का ठिकाना लगाकर मैं भी चल दूँ। अब और जीकर क्या करूँगी, सोचो क्या करूँ। अगर किसी तरह का विघ्न पड़ गया तो किसकी बदनामी होगी। इन 4 महीनों में मुश्किल से घंटा भर सोती होंगी, नींद भी नहीं आती, पर मेरा चित्त प्रसन्न है। मैं मरूं या जीऊं, मुझे ये संतोष तो होगा कि सुन्नी के लिए उसका बाप जो कर सकता था वह मैंने कर दिया। मदारी लाल ने अपनी सज्जनता दिखाई, तो मुझे भी तो उसकी नाक रखनी है। तो यहाँ पर बार बार हम देख सकते हैं कहीं ना कहीं बीच में तैयारियों में गोपा को लगता है कि अगर उसके पिता जीवित होते तो जो काम वो करते, जिस तरीके से वो काम करते, उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। सुनीता को कभी भी एहसास नहीं होना चाहिए कि उसके पिता नहीं हैं। और ये कहीं ना कहीं जिस दौर में इस कहानी को लिखा गया है ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उस समय में एक अकेली विधवा के लिए इस तरह से विवाह की तैयारी करना और जिस तरह की परिस्थितियों में गोपा है, तो एक बहुत बड़ी बात है। ये अपने तरीके की एक अलग कहानी है। आइए देखते हैं आगे क्या कहानी मोड़ लेती है। एक देवी ने आकर कहा, बहन जरा चलकर देख लो चाशनी ठीक हो गई है या नहीं। गोपा उसके साथ चाशनी की परीक्षा करने गई और एक क्षण के बाद आकर बोली, जी चाहता है सिर पीट लूं। तुमसे जरा बात करने लगी, उधर चाशनी इतनी कड़ी हो गई कि लड्डू दांतों से लड़ेंगे। किससे क्या कहूँ। मैंने चिढ़कर कहा, तुम व्यर्थ का झंझट कर रही हो, क्यों नहीं किसी हलवाई को बुलाकर मिठाइयों का ठेका दे देती। फिर तुम्हारे यहाँ मेहमान ही कितने आवेंगे जिनके लिए ये तुम्हार बांध रही हो। मेरी यह आलोचना उसे बुरी लगी। इन दिनों उसे बात बात पर क्रोध आ जाता था। बोली, भैया तुम ये बातें न समझोगे। तुम्हें न माँ बनने का अवसर मिला न पत्नी बनने का। सुन्नी के पिता का कितना नाम था, कितने आदमी उनके दम से जीते थे। क्या ये तुम नहीं जानते, वह पगड़ी मेरे ही सिर तो बंधी है। तुम्हें विश्वास न आएगा, नास्तिक जो ठहरे, पर मैं तो उन्हें सदैव अपने अंदर बैठा पाती हूँ। जो कुछ कर रहे हैं वह कर रहे हैं।
मैं मंद बुद्धि स्त्री भला अकेली क्या कर लेती। वही मेरे सहायक हैं, वही मेरे प्रकाश हैं। ये समझ लो कि ये देह मेरी है, पर उसके अंदर जो आत्मा है वह उनकी है। जो कुछ हो रहा है उनके पुण्य आदेश से हो रहा है। तुम उनके मित्र हो, तुमने अपने सैकड़ों रुपए खर्च किए और इतना हैरान हो रहे हो। मैं तो उनकी सहगामिनी हूँ, लोक में भी परलोक में भी। इस बातचीत के माध्यम से हम देख सकते हैं कि गोपा कितनी आदर्श महिला है, एक भारतीय परंपरावादी और आदर्श महिला है, और किस तरह से वो पतिव्रता है और साथ में अपने पति को अपना सबसे बड़ा सहायक मान रही है। उसकी मृत्यु के बाद भी उसी को समर्पित है पूरी तरह से। आगे देखते हैं। मैं अपना सा मुँह लेकर रह गया। तो ये सारी जो बातें हैं वो सुनकर जो कथावाचक हैं वो लज्जित हो जाते हैं। जून में विवाह हो गया। गोपा ने बहुत कुछ दिया और अपनी हैसियत से बहुत ज़्यादा दिया, लेकिन फिर भी उसे संतोष न हुआ। आज सुन्नी के पिता होते तो न जाने क्या करते। बराबर रोती रही। जाड़ों में मैं फिर दिल्ली गया। मैंने समझा कि अब गोपा सुखी होगी। लड़की का घर और वर दोनों आदर्श हैं। लड़की का घर और वर दोनों आदर्श हैं। गोपा को इसके सिवा और क्या चाहिए। लेकिन सुख उसके भाग्य में न था। अभी कपड़े भी न उतारने पाया था कि उसने अपना दुखड़ा शुरू कर दिया। भैया, घर द्वार सब अच्छा है, सास ससुर भी अच्छे हैं, लेकिन जमाई निकम्मा निकला। सुन्नी बेचारी रो रो कर दिन काट रही है। तुम उसे देखो तो पहचान न सको, उसकी परछाई मात्र रह गई है। अभी कई दिन हुए आई हुई थी। उसकी दशा देखकर छाती फटती थी, जैसे जीवन में अपना पथ खो बैठी हो। न तन बदन की सुध है, न कपड़े लत्ते की। मेरी सुन्नी की दुर्गत होगी, ये तो स्वप्न में भी नहीं सोचा था। बिल्कुल गुमसुम हो गई है। कितना पूछा, बेटी तुमसे वह क्यों नहीं बोलता, किस बात पर नाराज है, लेकिन कुछ जवाब ही नहीं देती। बस आंखों से आंसू बहते हैं। मेरी सुन्नी कुएं में गिर गई। तो यहाँ पर एक तरह से कहानी की तस्वीर ही बदल जाती है। जो सोचा था वैसा नहीं होता है। सुनीता अपने ससुराल में जाकर सुखी नहीं है और उसी के बारे में गोपा कथावाचक को बता रही है। मैंने कहा, तुमने उसके घर वालों से पता नहीं लगाया? लगाया क्यों नहीं भैया, सब हाल मालूम हो गया। लोंडा चाहता है मैं चाहे जिस राह जाऊं, सुन्नी मेरी पूजा करती रहे। सुन्नी भला इसे क्यों सहन करने लगी? उसे तो तुम जानते हो कितनी अभिमानी है। वह उन स्त्रियों में नहीं है जो पति को देवता समझती है और उसका दुर्व्यवहार सहन करती है। उसने सदैव दुलार और प्यार पाया है। बाप भी उस पर जान देता था। मैं आँख की पुतली समझती थी। पति मिला छैला जो आधी आधी रात तक मारा मारा फिरता है। दोनों में क्या बात हुई ये कौन जान सकता है, लेकिन दोनों में कोई गांठ पड़ गई है। न सुन्नी की परवाह करता है, न सुन्नी उसकी परवाह करती है। मगर वह तो अपने रंग में मस्त है। सुन्नी प्राण दिए देती है। उसके लिए सुन्नी की जगह मुन्नी है। सुन्नी के लिए उसकी उपेक्षा और रुदन है। मैंने कहा, लेकिन तुमने सुन्नी को समझाया नहीं। उस लोंडे का क्या बिगड़ेगा, इसकी तो जिंदगी खराब हो जाएगी। गोपा की आंखों में आंसू भर आए। बोली, भैया किस दिल से समझाऊं, सुन्नी को देखकर तो मेरी छाती फटने लगती है। बस यही जी चाहता है कि इसे अपने कलेजे में ऐसे रख लूं कि इसे कोई कहीं आंख से भी देख न सके। सुन्नी फूहड़ होती, कटु भाषणी होती, आराम तलब होती तो समझाती भी। क्या ये समझाऊं कि तेरा पति गली गली मुंह काला करता फिरे, फिर भी तो उसकी पूजा किया करे। मैं तो खुद ये अपमान नहीं सह सकती। स्त्री पुरुष में विवाह की पहली शर्त यह है कि दोनों सोलो आने एक दूसरे के हो जाएं। ऐसे पुरुष तो कम हैं जो स्त्री को ज्यों भर विचलित होते देखकर शांत रह सके, पर ऐसी स्त्रियां बहुत हैं जो पति को स्वच्छंद समझती हैं। सुन्नी उन स्त्रियों में नहीं है। वह अगर आत्मसमर्पण करती है तो आत्मसमर्पण चाहती भी है, और यदि पति में ये बात न हुई तो वह उससे कोई संपर्क न रखेगी, चाहे उसका सारा जीवन रोते रोते कट जाए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सुनीता और जो गोपा है उसके विचार बिल्कुल अलग हैं। वो एक तरह से परंपरावादी या रूढ़िवादी विचारधारा की समर्थक नहीं है। ज़्यादातर जो महिलाएं हैं अपने पति के द्वारा की गई किसी गलती को स्वीकार कर लेती हैं, तो लेकिन यहाँ पर अगर सुनीता आत्मसमर्पण करती है तो वो ये आशा या उम्मीद रखती है कि उसका पति भी पूरी तरह से उसके प्रति क्या रहे, समर्पित। ये कहकर गोपा भीतर गई और एक सिंगारदान लाकर उसके अंदर के आभूषण दिखाती हुई बोली, सुन्नी इसे अब की यहीं छोड़ गई, इसलिए आई थी। ये वे गहने हैं जो मैंने न जाने कितना कष्ट सहकर बनवाए थे। इसके पीछे महीनों मारी मारी फिरी थी, यूँ कहूँ कि भीख मांगकर जमा किए थे। सुन्नी अब इनकी ओर आंख उठाकर भी नहीं देखती। पहने भी तो किसके लिए, श्रृंगार करे तो किस पर। 5 संदूक कपड़ों के दिए थे। कपड़े सीते सीते मेरी आंखें फूट गई। ये सब कपड़े उठाती लाई। इन चीज़ों से उसे घृणा हो गई है। बस कलाई में 2 चूड़ियाँ
और एक उजली साड़ी, यही उसका श्रृंगार है। मैंने गोपा को सांत्वना दी, मैं जाकर केदारनाथ से मिलूंगा, देखूं तो वह किस रंग ढंग का आदमी है। गोपा ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं, भूल कर भी न जाना, सुन्नी सुनेगी तो प्राण ही दे देगी। अभिमान की पुतली ही समझो उसे, रस्सी समझ लो, जिसके जल जाने पर भी बल नहीं जाते। जिन पैरों से उसे ठुकरा दिया है उन्हें वे कभी न सहलाएगी। उसे अपना बनाकर कोई चाहे तो लोंडी बना ले, लेकिन शासन तो उसने मेरा भी न सहा, दूसरों का क्या सहेगी। मैंने गोपा से उस वक्त कुछ न कहा, लेकिन अवसर पाते ही लाला मदारी लाल से मिला। मैं रहस्य का पता लगाना चाहता था। संयोग से पिता और पुत्र दोनों ही एक जगह पर मिल गए। मुझे देखते ही केदार ने इस तरह झुककर मेरे चरण छुए कि मैं उसकी शालीनता पर मुग्ध हो गया। तुरंत भीतर गया और चाय, मुरब्बा, मिठाइयाँ लाया। इतना सौम्य, इतना सुशील, इतना विनम्र युवक मैंने न देखा था। ये भावना ही न हो सकती थी कि उसके भीतर और बाहर कोई अंतर हो सकता है। जब तक रहा सिर झुकाए बैठा रहा। उच्च श्रृंखलता तो उसे छू भी नहीं गई थी। जब केदार टेनिस खेलने गया तो मैंने मदारी लाल से पूछा, केदार बाबू तो बहुत सच्चरित जान पड़ते हैं, फिर स्त्री पुरुष में इतना मनोमालिन्य क्यों हो गया। मदारी लाल ने एक क्षण विचार करके कहा, इसका कारण इसके सिवा और क्या बताऊं कि दोनों अपने माँ बाप के लाडले हैं और प्यार लड़कों को अपने मन का बना देता है। मेरा सारा जीवन संघर्ष में कटा, अब जाकर जरा शांति मिली है। भोग विलास का कभी अवसर ही न मिला। दिन भर परिश्रम करता था, संध्या को पढ़कर सो जाता था। स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं था, इसलिए बार बार ये चिंता सवार रहती थी कि संचय कर लूँ, ऐसा न हो कि मेरे पीछे बाल बच्चे भीख मांगते रहें। नतीजा ये हुआ कि इन महाशय को मुफ्त का धन मिला, सनक सवार हो गई, शराब उड़ने लगी, फिर ड्रामा खेलने का शौक हुआ। धन की कमी नहीं थी, उस पर माँ बाप के अकेले बेटे, उनकी प्रसन्नता ही हमारे जीवन का स्वर्ग थी। पढ़ना लिखना तो दूर रहा, विलास की इच्छा बढ़ती गई, रंग और गहरा हुआ, अपने जीवन का ड्रामा खेलने लगे। मैंने ये रंग देखा तो मुझे चिंता हुई, सोचा ब्याह कर दूं, ठीक हो जाएगा। गोपा देवी का पैगाम आया तो मैंने तुरंत स्वीकार कर लिया। मैं सुन्नी को देख चुका था, सोचा ऐसी रूपवती पत्नी पाकर इनका मन स्थिर हो जाएगा। पर वह भी लाडली लड़की थी, हठीली, अबोध, आदर्शवादिनी। सहिष्णुता तो उसने सीखी ही न थी। समझौते का जीवन में क्या मूल्य है, इसकी उसे खबर न थी। लोहा लोहे से लड़ गया। वह अभिमान से पराजित करना चाहती थी, ये उपेक्षा से, यही रहस्य है। और साहब, मैं तो बहू को ही अधिक दोषी समझता हूँ। लड़के प्राय मनचले होते हैं, लड़कियां स्वभाव से ही सुशील होती हैं और अपनी जिम्मेदारी समझती हैं, उसमें ये गुण ही नहीं। डोंगा कैसे पार होगा, ईश्वर ही जाने। तो यहाँ पर जब मदारी लाल जी से बात की गई कथावाचक के द्वारा, तो सारी बातें स्पष्ट हो गई, उनकी सोच क्या है। उनका लड़का भी इकलौता है, बिगड़ा हुआ है, लाड प्यार से पाला गया है। और यहाँ पर जो गोपा की लड़की है सुनीता, वो भी लाड प्यार में बिल्कुल पाला गया है उसको, और साथ में लड़कों की तरह ही पाला गया है। उस पर ऐसी कोई बंदिशें नहीं लगाई गई कि तुम लड़की हो तो तुम ये काम करोगे, क्योंकि समाज ने लड़की के लिए ये वाले दायरे निश्चित किए हैं। तो यहाँ पर उनके पिता की बातों से एहसास हो गया है कि किस तरह से पुरुष प्रधान समाज में सारी उम्मीदें सिर्फ लड़कियों से लगाई जाती हैं। लड़कियां ही घर संभाल सकती हैं, चाहे लड़का कितना भी मनचला क्यों ना हो, लेकिन लड़कियां सुशील स्वभाव की होती है, धैर्य धारण करती हैं और सारी बातें संभाल लेती हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा गलती किसकी बताई गई है, सुनीता की। सहसा सुन्नी अंदर से आ गई, बिल्कुल अपने चित्र की रेखा सी, मानो मनोहर संगीत की प्रतिध्वनि हो। कुंदन तपकर भस्म हो गया था। मिटी हुई आशाओं का इससे अच्छा चित्र नहीं हो सकता। उल्हाना देती हुई बोली, आप न जाने कब से बैठे हुए हैं, मुझे खबर तक नहीं, और शायद आप बाहर चले भी जाते। मैंने आंसुओं के वेग को रोकते हुए कहा, नहीं सुन्नी, ये कैसे हो सकता था, तुम्हारे पास आ ही रहा था कि तुम स्वयं आ गई। मदारी लाल कमरे के बाहर अपनी कार की सफाई करने लगे। शायद मुझे सुन्नी से बात करने का अवसर देना चाहते थे। सुन्नी ने पूछा, अम्मा तो अच्छी तरह हैं। हाँ, अच्छी हैं। तुमने अपनी ये क्या गत बना रखी है? मैं अच्छी तरह से हूँ। ये बात क्या है, तुम लोगों में ये क्या अनबन है? गोपा देवी प्राण दिए डालती है, तुम खुद मरने की तैयारी कर रही हो, कुछ तो विचार से काम लो। सुन्नी के माथे पर बल पड़ गए। अपने नाहक ये विषय छोड़ दिया चाचा जी। मैंने तो ये सोचकर अपने मन को समझा लिया कि मैं अभागिन हूँ, बस उसका निवारण मेरे बूते से बाहर है। मैं उस जीवन से मृत्यु को अच्छा मानती हूँ जहाँ अपनी कद्र न हो। मैं व्रत के बदले में व्रत चाहती हूँ। जीवन का कोई दूसरा रूप मेरी समझ में नहीं आता। इस विषय में किसी तरह का समझौता करना मेरे लिए असंभव है।
नतीजे की मैं परवाह नहीं करती। यहाँ पर हम देख सकते हैं सुनीता की विचारधारा क्या है और किस तरीके से वह सोचती है। वो पूरा सम्मान चाहती है, ऐसा नहीं है कि उसका पति कहीं पर भी जाकर कुछ भी करे और वो उसको देवता समझती रहे। इस तरह की विचारधारा सुनीता की नहीं है और उसकी परवरिश भी गोपा ने इसी तरीके से की है। गोपा स्वयं स्वीकार करती है, अगर मैं सुनीता की जगह होती तो मैं भी ये स्वीकार नहीं करती। अगर सुनीता आत्मसमर्पण करती है तो उसके पति का भी ये दायित्व है कि वो भी उसके सामने आत्मसमर्पण करे, रिश्ते को महत्व दे। लेकिन नहीं चाचा जी, इस विषय में अब कुछ न कहिए, नहीं तो मैं चली जाऊंगी। आखिर सोचो तो, मैं सब सोच चुकी और तय कर चुकी। पशु को मनुष्य बनाना मेरी शक्ति से बाहर है। इसके बाद मेरे लिए अपना मुंह बंद करने के सिवा और क्या रह गया था। तो कथावाचक सुनीता को समझाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन सुनीता उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। मई का महीना था। मैं मंसूर गया हुआ था कि गोपा का तार पहुंचा। तुरंत आओ, जरूरी काम है। मैं घबरा तो गया, लेकिन इतना निश्चित था कि कोई दुर्घटना नहीं हुई है। दूसरे दिन दिल्ली जा पहुंचा। गोपा मेरे सामने आकर खड़ी हो गई, निस्पंद, मूक, निष्प्राण, जैसे तपेदिक की रोगी हो। मैंने पूछा, कुशल तो है? मैं तो घबरा उठा। उसने बुझी हुई आंखों से देखा और बोली, सच, सुन्नी तो कुशल से है। हाँ, अच्छी तरह है। और केदारनाथ? वह भी अच्छी तरह है। तो फिर माजरा क्या है? कुछ तो नहीं? तुमने तार दिया और कहती हो कुछ तो नहीं? दिल घबरा रहा था, इससे तुम्हें बुला लिया। सुन्नी को किसी तरह समझाकर यहाँ लाना है। मैं तो सब कुछ करके हार गई। तो यहाँ पर गोपा उसकी माँ है और कहीं ना कहीं उसके मन में एहसास हो गया है कि वो झुकेगी नहीं, वो इस तरह से नहीं रहेगी जिस तरह से बाकी भारतीय महिलाओं से रहने की उम्मीद की जाती है, और कहीं कुछ गलत ना कर बैठे, इसलिए वो उसको अपने पास लाना चाहती है और इसमें उसको कथावाचक की मदद चाहिए। क्या इधर कोई नई बात हो गई? नई तो नहीं है, लेकिन एक तरह से नई ही समझो। केदार एक एक्ट्रेस के साथ कहीं भाग गया। 1 सप्ताह से उसका कहीं पता नहीं है। सुन्नी से कह गया है, जब तक तुम रहोगी घर में नहीं आऊँगा। सारा घर सुन्नी का शत्रु हो रहा है, लेकिन वह वहाँ से टलने का नाम नहीं लेता। सुना है केदार अपने बाप के दस्तखत बनाकर कई हजार रुपए बैंक से ले गया है। तुम सुन्नी से मिली थी? हाँ, 3 दिन से बराबर जा रही हूँ। वह नहीं आना चाहती तो रहने क्यों नहीं देती? वहाँ घुट घुट कर मर जाएगी। मैं उन्हीं पैरों लाला मदारी लाल के घर चला। हालांकि मैं जानता था कि सुन्नी किसी तरह न आएगी, मगर वहाँ पहुँचा तो देखा कोहराम मचा हुआ है। मेरा कलेजा धक से रह गया। वहाँ तो अर्थी सज रही थी। मुल्ले के सैकड़ों आदमी जमा थे। घर से हाय हाय की क्रंदन ध्वनि आ रही थी। ये सुन्नी का शव था। मदारी लाल मुझे देखते ही मुझसे उन्मत्त की भांति लिपट गए और बोले, भाई साहब, मैं तो लुट गया। लड़का भी गया, बहू भी गई, जिंदगी की गारत हो गई। मालूम हुआ कि जब से केदार गायब हो गया था, सुन्नी और भी ज़्यादा उदास रहने लगी थी। उसने उसी दिन अपनी चूड़ियाँ तोड़ डाली थी और मांग का सिंदूर पोंछ डाला था। सास ने जब आपत्ति की तो उनको अपशब्द कहे। मदारी लाल ने समझाना चाहा तो उन्हें भी जली कटी सुनाई। ऐसा अनुमान होता था उन्माद हो गया है, यानी कि पागलपन का दौरा आ गया है। लोगों ने उससे बोलना छोड़ दिया था। आज प्रातःकाल यमुना स्नान करने गई। अंधेरा था, सारा घर सो रहा था, किसी को नहीं जगाया। जब दिन चढ़ गया और बहू घर में न मिली तो उसकी तलाश होने लगी। दोपहर को पता लगा कि यमुना गई है। लोग उधर भागे, वहाँ उसकी लाश मिली। पुलिस आई, शव की परीक्षा हुई। अब जाकर शव मिला है। मैं कलेजा थाम कर बैठ गया। हाय, अभी थोड़े दिन पहले तो सुंदरी पालकी पर सवार होकर आई थी, आज वह 4 के कंधे पर जा रही है। मैं अर्थी के साथ ही हो लिया और वहाँ से लौटा तो रात के 10 बज गए थे। मेरे पाँव काँप रहे थे। मालूम नहीं ये खबर पाकर गोपा की क्या दशा होगी, प्राणांत न हो जाए। मुझे यही भय हो रहा था। सुन्नी उसकी प्राण थी, उसकी जीवन का केंद्र थी। उस दुखिया के उद्यान में यही पौधा बच रहा था। उसे वह हृदय रक्त से सींच सींच कर पाल रही थी। उसके वसंत का सुनहरा स्वप्न ही उसका जीवन था। उसमें कोपले निकलेंगी, फूल खिलेंगे, फल लगेंगे, चिड़िया उसकी डाली पर बैठकर अपने सुहाने राग गावेंगी। किंतु आज निष्ठुर नियति ने उस जीवन सूत्र को उखाड़कर फेंक दिया और अब उसके जीवन का कोई आधार न था। वह बिंदु ही मिट गया था जिस पर जीवन की सारी रेखाएं आकर एकत्र हो जाती थी। तो यहाँ पर कथावाचक चिंतित हो रहे हैं कि जब गोपा को पता चलेगा कि सुनीता की मृत्यु हो गई है तो किस तरह से वो अपने आप को संभाल पाएगी।
दिल को दोनों हाथों से थामे मैंने जंजीर खटखटाई। गोपा एक लालटेन लिए निकली। मैंने गोपा के मुख पर एक नए आनंद की झलक देखी। मेरी शोक मुद्रा देखकर उसने मातृवत प्रेम से मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली, आज तो तुम्हारा सारा दिन रोते ही कटा। अर्थी के साथ बहुत से आदमी रहे होंगे। मेरे जी में भी आया कि चलकर सुन्नी के अंतिम दर्शन कर लूं, लेकिन मैंने सोचा जब सुन्नी ही न रही तो उसकी लाश में क्या रखा है। न गई। मैं विस्मय से गोपा का मुंह देखने लगा। तो इसे ये शोक समाचार मिल चुका है, फिर भी ये शांति और अविचल धैर्य। बोला, अच्छा किया, न गई, रोना ही तो था। हाँ और क्या, रोई यहाँ भी, लेकिन तुमसे सच कहती हूँ, दिल से नहीं रोई। न जाने कैसे आंसू निकल आए। मुझे तो सुन्नी की मौत से प्रसन्नता हुई। दुखिया अपनी मान मर्यादा लिए संसार से विदा हो गई, नहीं तो न जाने क्या क्या देखना पड़ता। इसलिए और भी प्रसन्न हूँ कि उसने अपनी आन निभा दी। स्त्री के जीवन में प्यार न मिले तो उसका अंत हो जाना ही अच्छा है। तुमने सुन्नी की मुद्रा देखी थी? लोग कहते हैं ऐसा जान पड़ता था मुस्कुरा रही है। मेरी सुन्नी सचमुच देवी थी। भैया, आदमी इसलिए थोड़े ही जाना चाहता है कि रोता रहे। जब मालूम हो गया कि जीवन में दुख के सिवा कुछ नहीं है, तो आदमी जीकर भी क्या करे? किस लिए जिए? खाने और सोने और मर जाने के लिए? ये मैं नहीं कहती कि मुझे सुन्नी की याद न आएगी और मैं उसे याद करके रोऊंगी नहीं, लेकिन वह शोक के आंसू न होंगे। बहादुर बेटे की माँ उसकी वीर गति पर प्रसन्न होती है। तो ये पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। बहादुर बेटे की माँ उसकी वीर गति पर प्रसन्न होती है। तो यहाँ से हमें संकेत मिलता है कि ये जो कहानी है एक तरह से राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ी हुई है। कहीं ना कहीं प्रतीकात्मक अर्थ के माध्यम से प्रेमचंद जी कहना चाहते हैं कि जैसे एक वीर सिपाही अपने देश के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा देता है, शहीद हो जाता है, वैसे ही यहाँ पर सुनीता, हालांकि वो आज़ादी के लिए नहीं लड़ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपनी आज़ादी के लिए लड़ रही थी। वो एक ऐसे घर में रह रही थी जहाँ पर अब उसके जीवन जीने का कोई महत्व नहीं बचा था, और ऐसे जीवन जीने से ज़्यादा बेहतर है कि वो मौत को गले लगा ले। और इस बात पर गोपा प्रसन्न है और कहीं ना कहीं उसकी विचारधारा बिल्कुल अलग है। बिल्कुल वैसे ही ये संदेश देती है कहानी कि हम अपनी आज़ादी के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं, या तो हमें आज़ादी प्राप्त कर लेनी चाहिए या फिर हम इस तरह से बंधन में कब तक जीवित रहेंगे। तो हमें भी अंग्रेज़ों से अपने आप को आज़ाद कराना है। तो कहीं ना कहीं ये अलग तरीके की कहानी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये हमें राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ी कहानी और स्वतंत्रता की कहानी के बारे में संकेत देती है। सुन्नी की मौत में क्या कुछ कम गौरव है? मैं आंसू बहाकर उस गौरव का अनादर कैसे करूं? जैसे एक बेटा शहीद हो जाता है देश के लिए और आंसू बहाकर उसकी मृत्यु के ऊपर हम उसका अपमान नहीं कर सकते हैं, बल्कि हम गर्व महसूस करें, तो वैसा ही गर्व यहाँ पर सुनीता की मौत पर गोपा कर रही है। वह जानती है, और चाहे सारा संसार उसकी निंदा करे, उसकी माता सराहना ही करेगी। उसकी आत्मा से ये आनंद भी छीन लूँ, लेकिन अब रात ज़्यादा हो गई है, ऊपर जाकर सो रहो। मैंने तुम्हारी चारपाई बिछा दी है, मगर देखो अकेले पड़े पड़े रोना नहीं। तो ये कथावाचक को गोपा समझा रही है, बल्कि ये बात तो कथावाचक को गोपा को समझानी चाहिए कि तुम रोना मत, क्योंकि एक माँ का जो हृदय होता है वो अपने बच्चे की मौत के बाद किस तरह से महसूस करता है, ये एक माँ ही समझ सकती है। सुन्नी ने वही किया जो उसे करना चाहिए था। उसके पिता होते तो आज सुन्नी की प्रतिमा बनाकर पूजते, यानी कि गोपा को जरा सा भी एहसास नहीं है कि सुनीता ने गलत किया है, क्योंकि उसके हिसाब से उसको लगता है कि सुनीता जो कर चुकी है वो बिल्कुल सही है और उसको गर्व है, और उसके पिता जीवित होते तो भी अपनी बेटी पर गर्व करते। लेकिन समाज के नज़रिए से, जिस समाज की परिस्थितियों के बारे में और उस समाज के संदर्भ के बारे में अगर हम सोचें, तो ये बात हम गलत कह सकते हैं कि सुनीता को आत्महत्या नहीं करनी चाहिए थी। मैं ऊपर जाकर लेटा तो मेरे दिल का बोझ बहुत हल्का हो गया था, किंतु रह रहकर ये संदेह हो जाता था कि गोपा की ये शांति उसकी अपार व्यथा का ही रूप तो नहीं है, कि उसके मन की जो पीड़ा है, जो व्यथा है, वो दिखा नहीं रही है। लेकिन एक बेटे की मृत्यु पर एक माँ को कैसा महसूस होता है वो वही जान सकती है। तो यहीं पर ये कहानी समाप्त हो जाती है, और ये कहानी आपने देखा बिल्कुल अलग तरीके की है। यहाँ पर गोपा और सुनीता की विचारधारा के माध्यम से किस तरीके से प्रेमचंद ने इस कहानी को राष्ट्रीय आंदोलन की दौर में लिखी गई कहानियों में सबसे महत्वपूर्ण बना दिया है। और ये हम कह सकते हैं कि ये जो कहानी की सोच है बिल्कुल अलग तरीके की सोच है। कहानी के शीर्षक की बात करें शांति, तो देवनाथ जो गोपा के पति हैं वो किस तरह से
अपने मन में सुकून के साथ रहते हैं। हालांकि जो सांसारिक मोह माया है, सांसारिक व्यवहार है, उसका वो किसी भी तरीके से पालन नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी वो दोस्तों के दोस्त हैं, कितना अच्छा व्यवहार करते हैं। उनके मरने के बाद भी सभी लोग याद करते हैं, और जो कथावाचक है वो उनके इतने अभिन्न मित्र हैं जो मरने के बाद भी उसके परिवार की इतनी सहायता करते हैं। उनकी मृत्यु के बाद उनकी बेटी की जब शादी होती है तो आसपास के लोग कितनी मदद करते हैं, और कथावाचक एक सबसे बड़ा उदाहरण है जो अपने मित्र की परिवार की इतनी सहायता करते हैं। और किस तरीके से हम पूरी कहानी में देखते हैं कि कथावाचक हर कदम पर उनकी सहायता करता है। तो इस कहानी के माध्यम से हम कह सकते हैं कि मनुष्य के जो सिद्धांत हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यहाँ पर देवनाथ, गोपा, सुनीता सिद्धांतवादी हैं। उन्होंने अपने जीवन में कुछ सिद्धांत बनाए हैं, मानवीय सिद्धांत बनाए हैं, और अंतिम समय तक उस पर डटे रहते हैं। हालांकि सुनीता अपने सिद्धांतों के ऊपर इतना अड़ी रहती है कि वो मौत को स्वीकार करती है, और उसको लगता है कि अगर मेरे सिद्धांत कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ते हैं, उनको अगर बाकी लोग उससे प्रभावित कर रहे हैं, तो मेरा मर जाना ही बेहतर है। उन्हें गंभीरता से अपनाकर व्यवहार में रूपायित करने का विमर्श हम इस कहानी में देख सकते हैं। कहानी में सुनीता और उनके पति के बीच का जो संघर्ष है वो केवल पति पत्नी के बीच का संघर्ष नहीं है, कहानी के दो पात्रों के बीच का संघर्ष नहीं है, बल्कि ये जो संघर्ष है मूल्य व्यवस्थाओं का संघर्ष है, सिद्धांतों के बीच का संघर्ष है। समाज में किस तरह से एक ही रिश्ते में बंधे दो लोगों के लिए अलग अलग सिद्धांत होते हैं, अलग अलग मान्यताएं होती हैं, और यहाँ पर सुनीता और गोपा अड़ी रहती हैं। अगर हम एक साधारण परिस्थिति के बारे में कल्पना करते हैं तो गोपा है, उसकी माँ है सुनीता की, और वो उसे समझा सकती है कि बेटा स्त्रियों को कहीं ना कहीं झुकना पड़ता है परिवार को चलाने के लिए। लेकिन गोपा यहाँ पर समझौता नहीं करती है। वो अपनी बेटी को समझाती नहीं है कि जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है उसको सहन करो, बल्कि वो उसका साथ देती है। वो उसे अपना घर लेकर आना चाहती है, और किसी भी कीमत पर वो अपनी बेटी के सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं करती है। तो एक नई सोच है, और ये जो संघर्ष है वो कहीं ना कहीं प्रेमचंद जी यहाँ पर दिखाना चाहते हैं कि जो हमारे सिद्धांत हैं, जो मानवीय मूल्य हैं, उनके साथ कोई भी समझौता नहीं किया जा सकता। सुनीता और गोपा के साहसिक संघर्ष के बारे में अगर हम सोचें तो उसको राष्ट्रीय आंदोलन के साथ जोड़कर देख सकते हैं। जिस तरह से गोपा और सुनीता ने अपने आदर्शों के साथ समझौता नहीं किया, वैसे ही जो भारतीय हैं, वैसे ही भारतीयों को भी अंग्रेजों से मुक्ति पाने के लिए अपने आदर्शों के साथ समझौता नहीं करना चाहिए, बल्कि अंतिम सांस तक संघर्ष जारी रखना चाहिए, साहस का परिचय देना चाहिए। तो आशा करती हूँ इस कहानी की विचार दृष्टि आपको समझ में आई होगी। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, किस तरीके से ये कहानी आपके मानस पटल पर अंकित हो जाती है, किस तरह का प्रभाव छोड़ती है, आप अपने विचार मेरे साथ अवश्य साझा कीजिए। और बार बार परीक्षाओं में शांति कहानी से संबंधित करके प्रश्न पूछा जाता है, तो इस पूरे के पूरे पाठ्यक्रम में MST 9 के पाठ्यक्रम में 3 ही कहानियां हैं जो आप पढ़ लेते हैं, तो आपका कोई भी प्रश्न यहाँ से छूटता नहीं है। यशपाल की कहानी है पराया सुख, जो हम किसी वीडियो में जरूर इसका वाचन करेंगे। साथ में शांति कहानी, इसका वाचन आज हमने किया है। और एक और कहानी है रविंद्रनाथ टैगोर की कहानी पत्नी का पत्र। पत्नी का पत्र कहानी में भी आप देखेंगे बिल्कुल अलग तरीके से ही एक जो स्त्री है वो किस तरह से विरोध करती है। और प्रेमचंद की कहानियाँ आपने ज़रूर पढ़ी हैं, क्योंकि कहानी अगर आप पूरा का पूरा कहानी के बारे में जानना चाहते हैं और MST 10, 11, 12 आपने पढ़ी हैं, तो प्रेमचंद की जो कहानियाँ हैं उसमें आपने देखा होगा कि किस तरीके से वो हर एक वर्ग को समानता का अधिकार देते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन में अगर स्त्रियाँ भाग नहीं लेंगी, अगर स्त्रियाँ उसके साथ नहीं जुड़ेंगी, तो वो आंदोलन कहीं भी सफल नहीं हो सकता। ऐसे ही दलितों की बात कर सकते हैं, किसानों की बात कर सकते हैं, हाशिए पर जो लोग हैं उनकी बात कर सकते हैं। और प्रेमचंद की कितनी कहानियाँ आपने पढ़ी है, समर यात्रा के बारे में आप देख सकते हैं। हर एक वर्ग को, मंत्र कहानी को आप देख सकते हैं। हर एक वर्ग को साथ मिलकर संघर्ष करना पड़ेगा। जाति पाति, धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर जो भेदभाव है उसको हटाकर, अछूत और जो उच्च वर्ग का जो भेद है उसको मिटाकर, तभी हम आज़ादी की लड़ाई में भाग लेकर और राष्ट्रीय आंदोलन को सफल बना सकते हैं। तभी हम राष्ट्रीय आंदोलन को सफल बना सकते हैं। MST 10 में भी आप प्रेमचंद की बहुत सारी कहानियां पढ़ेंगे और उनकी जो विचार दृष्टि है, जो लेखन कला है, उसके बारे में आप जानेंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और साथ में खुश होकर अभ्यास करते रहिए, कुछ अच्छा पढ़ते रहिए। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।